द क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया, बुक 3, द हॉर्स एंड हिज बॉय, चैप्टर 6, शास्ता अमंग द टूम्स। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि शास्ता की मुलाकात कोरिन से होती है और उन दोनों में तुरंत दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद शास्ता कोरिन के बताए रास्ते से टिसॉर्क के महल से निकल लेता है। शास्ता जब कोरिन के बताए कूड़े के ढेर में कूदने वाला होता है कि उस जगह से वो पूरा तशबान और उसके पार एक समुद्र जैसी शांत गहरे पीले रंग की चीज को देखता है। वो कहता है रेगिस्तान। शास्ता जल्दी से उस ढेर में कूद जाता है और रेगिस्तान की तरफ निकलने वाले उत्तरी द्वार से निकल रहे लोगों की भीड़ में घुस जाता है। उस द्वार के पुल को पार करके लोग या तो बाईं ओर जा रहे थे या दाईं ओर जा रहे थे। शास्ता रेगिस्तान की तरफ एकदम सीधे निकल लेता है। वो रास्ता एकदम खाली था और शास्ता उस पर अकेला था। थोड़ी ही देर चल के शास्ता उस रेगिस्तान के आमने सामने पहुंच जाता है, जहां से रेगिस्तान के साथ साथ काली ऊंची शिलाओं का झुंड भी दिखता है, जो कि वहीं पौराणिक राजाओं के मकबरे थे। वो 12 मकबरे थे। शास्ता उन सब के इर्द गिर्द देखता है और उसे ब्री और अपने बाकी साथियों का कोई अता पता नहीं चलता। इस समय तक दिन भी ढल चुका था और तभी शास्ता को एक जोर की आवाज आती है, जिससे वो कुछ क्षणों के लिए भौंकला जाता है। वो तशबान के दरवाजे बंद होने के ऐलान करने वाले भोंपू की आवाज थी। शास्ता उन दरवाजों के बंद होने के बाद उन मकबरों के पास अंधेरे में खड़ा होकर सोचता है कि या तो उसके साथी तशबान के अंदर बंद हैं या उसे छोड़कर जा चुके हैं। जिसके बाद शास्ता को अपने पैर पर किसी का स्पर्श महसूस होता है और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। वो देखता है कि वो एक बिल्ली थी जिसने उसे छुआ था। उस बिल्ली को देखकर लग रहा था कि वो उन मकबरों के पास कई सालों से रह रही है। उस बिल्ली को ढंग से देख पाने के लिए अब उस जगह पे बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। शास्ता उस बिल्ली से कहता है कि तुम भी तो कहीं बोल नहीं सकती, जिस पर वो बिल्ली उन मकबरों के बीच से होकर रेगिस्तान की तरफ मुंह करके सीधे होकर बैठ जाती है और शास्ता उसके बगल में मकबरों की तरफ मुंह करके सो जाता है। थोड़ी देर बाद शास्ता की नींद एक अजीब सी आवाज तोड़ देती है। शास्ता महसूस करता है कि वो बिल्ली अब उसके पास नहीं बैठी और आंखें बंद करके लेटा रहता है, पर जब वो आवाज फिर से आती है तो शास्ता को अपनी आंखें खोलनी ही पड़ती हैं। वो आवाज रेगिस्तान की तरफ से आ रही थी। वो एक जंगली जानवर की दहाड़ जैसी थी, पर वो किसी शेर की आवाज नहीं थी बल्कि एक सियार की आवाज थी। अब ये आवाज सुन के शास्ता को तो मकबरे के पार बस्ती की तरफ जाना चाहिए था, जहां वो सियार ना आता, पर उस चांद की चांदनी में धुमैले रंग के दिख रहे डरावने चोगे पहने ऊंचे लोगों जैसे दिखने वाले मकबरों के डर से वो वहीं टिका रहा। उस जानवर की आवाज जैसे जैसे पास आती रही तो शास्ता ने वहीं टिके रहने के अपने ख्याल को बदलने के बारे में सोचा, और वो जैसे ही अपनी धोती बचा के वहां से भागने वाला था, उसने देखा कि एक बड़ा सा जानवर जिसका झबरा सा सर था और वो 4 टांगों पे चल रहा था, वो शास्ता के सामने से गुजर रहा था। और तभी वो रुक गया। वो जानवर रेगिस्तान की तरफ मुंह करता है और उस चांदनी रात में एक जोर की दहाड़ मारता है। उस दहाड़ की कंपने शास्ता अपने पैरों के नीचे से महसूस कर पा रहा था। जिसके बाद वो जानवर शास्ता की तरफ बढ़ने लगता है। शास्ता ये सब देख के बहुत डर जाता है और अपने मन में कहता है कि ये एक शेर है, और कहता है कि काश ये सब एक सपना हो। और वो ये भी सोचता है कि मरने के बाद लोगों का क्या होता होगा। और तभी शास्ता अपनी आंखें और मुंह भींच लेता है, और वो जैसे ही आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो बड़ा सा जानवर अब उसके पैरों के पास लेटा है और अब बहुत ही ज्यादा छोटा हो चुका है। वो देखता है कि वो वही बिल्ली थी। शास्ता सोचता है कि शायद उसने उस बड़े जानवर के बारे में एक सपना देखा होगा। इसके बाद वो बिल्ली, जो कि शास्ता के अपने जीवन में देखी सबसे बड़ी बिल्ली थी, और शास्ता एक दूसरे से चिपककर सो जाते हैं। और शास्ता अपने मन में कहता है कि वो आज के बाद अपने जीवन में कभी किसी बिल्ली को परेशान नहीं करेगा। एक बार शास्ता ने एक भूख से तड़प रही बिल्ली को पत्थर मारा था, जिसके बदले में उसने शास्ता को खरोच दिया था। शास्ता इस किस्से को याद करते हुए कहता है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करना। अगली सुबह जब शास्ता उठा तो वो देखता है कि वो बिल्ली जा चुकी थी और सूरज सर पे चढ़ा हुआ था। पूरा रेगिस्तान धूप में चमक रहा था और वो जगह एकदम सन्नाटे से भरी हुई थी। वहां से शास्ता को कई सारे पहाड़ दिखते हैं और उनमें से एक नीले रंग का पहाड़ भी दिखता है जिसकी 2 चोटियां होती हैं। शास्ता सोचता है कि ये पक्का माउंट पायर ही होगा। शास्ता थोड़ा सा तशबान की तरफ जाके खाने पीने के लिए कुछ फल चुरा लेता है और नदी का पानी पी के उसमें अपने गंदे कपड़े भिगो देता है। कपड़े भिगो के वो घास पर लेट जाता है और कई चीजें सोचने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसे उन मकबरों पर होना चाहिए और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लोग आए और उसे वहां ना पाकर वहां से चले जाएं। शास्ता जल्दी से अपने कपड़े पहन के मकबरों पर पहुंच जाता है और वहां पूरे दिन कोई नहीं आता। शास्ता सोचने लगता है कि उन लोगों ने ये तो निर्णय किया ही नहीं था कि उन्हें मकबरों पर इंतजार कितने समय तक करना है। पूरे दिन शास्ता के मन में कई सारी योजनाएं आती हैं और वो उनमें से एक पर अमल करने का निर्णय ले लेता है। वो ये निर्णय लेता है कि वो रात होने तक उन सबका इंतजार करेगा और रात होने पर पास ही के बगीचों से जितने हो सके उतने खरबूजे चुरा लेगा और माउंट पायर की तरफ अकेले ही रुख करेगा।
करेगा। रात को शास्ता कई चीजें सोच रहा होता है और तभी उसे अपने पास 2 घोड़े आते दिखते हैं। शास्ता उन्हें देख के फूला नहीं समाता क्योंकि वो ब्री और हुइन थे। पर तभी शास्ता की खुशी का मर्तबा फूट जाता है जब वो देखता है कि अराविस उनके साथ नहीं है और कोई ऊंचे ओहदे का गुलाम उन्हें लेकर आ रहा था। वो दोनों अब सामान ढोने वाले घोड़ों की जगह सवारी वाले घोड़ों की तरह दिख रहे थे। शास्ता सोचता है कि पक्का अराविस पकड़ी जा चुकी है और उसने सब कुछ उगल दिया होगा और वो आदमी पक्का उसे भी पकड़ने आ रहा है। चैप्टर 7 अराविस इन तशबान। उस दिन जब नार्नियंस ने शास्ता को दबोच लिया था तो अराविस बहुत समझदारी दिखाते हुए उन दोनों घोड़ों को पकड़कर वहीं खड़ी हुई थी और उसी समय ऐलान होता है कि तरकीना लासरलीन आ रही हैं। अराविस देखती है कि 4 गुलाम एक बहुत ही ज्यादा सजी हुई और महकती हुई बग्गी को अपने कंधों पर लेकर जा रहे होते हैं और उसके ऊपर बैठी होती है लासरलीन, जो कि अराविस की बचपन की जानकार थी। अराविस उसे देखने के चक्कर में अपनी इकलौती गलती कर बैठती है और उन दोनों की नजरें मिल जाती हैं और अराविस को देखकर लासरलीन उसका नाम पुकारने लगती है। अराविस बिना कोई समय गवाए उसकी बग्गी पर चढ़ जाती है और उसे कहती है कि उसे अराविस को छुपाना होगा, वो भी तुरंत। लासरलीन अराविस की किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेती और इस पर अराविस उसे बताती है कि वो यहाँ से भाग रही है और वो लास को उसके घोड़ों को भी साथ लेके चलने को कहती है। लास अपने गुलामों को इशारा कर देती है और अराविस उस बग्गी के सारे पर्दे बंद कर देती है और लास से पूछती है कि उसके पिता कहाँ हैं। लास बताती है कि अराविस के पिता यही हैं और सुबह से उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। इसके बाद अराविस गंभीरता से लास से कहती है कि उसे उसको कहीं छुपाना होगा, पर लास की दिलचस्पी तो सिर्फ ठिठोली करने में थी, जिससे अराविस उसे उससे कभी बात ना करने की धमकी देती है, जिस पर लास अपने गुलामों को उसके घर चलने का आदेश दे देती है। लास बताती है कि उसका पति कहीं गया हुआ है और उसके घर में अराविस को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पहुंच के अराविस लास से कहती है कि अगर तुम्हारे गुलामों ने मेरे यहाँ होने की बात मेरे पिता तक पहुंचा दी तो बहुत बुरा हो जाएगा, जिस पर लास अपने गुलामों और दरबान से कहती है कि आज कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और अगर मैंने किसी को भी इस मेहमान के बारे में किसी से बात करते हुए पकड़ा तो पहले तो उसकी अधमरे होने तक कुटाई होगी, फिर उसे जिंदा भूना जाएगा और उसके बाद 6 दिन तक पानी और सूखी ब्रेड पर रखा जाएगा। इसके बाद अराविस और लासरलीन उसके कमरे में बैठ के बात कर रहे होते हैं। अराविस उसे उसकी पूरी कहानी सुनाती है, जिस पर लास कहती है कि उसे अहोष्टा तरकान से शादी कर लेनी चाहिए। वो बताती है कि उसने सुना है कि ग्रैंड वजीर एग्जैरथा का इंतकाल हो चुका है और अब अहोष्टा नया ग्रैंड वजीर बन चुका है। अराविस उसे बताती है कि उसे अहोष्टा से शादी नहीं करनी और फिर वो दोनों यहाँ से निकल के अराविस को मकबरे तक पहुंचाने की बात करने लगते हैं। लास कहती है कि इन दोनों घोड़ों को वहां पहुंचाना तो बेहद आसान है, वो अपने किसी भी घोड़े की देखभाल करने वाले को भेजकर इन्हें वहां पहुंचवा सकती है, लेकिन अराविस या लास का उत्तरी द्वार को पार करके रेगिस्तान की तरफ जाना कई लोगों की पलकें खड़ी कर सकता है। जिसके बाद लास बताती है कि एक और रास्ता है जिससे अराविस मकबरों तक पहुंच सकती है। वो बताती है कि तिसौर्क के महल में तिसौर्क का एक निजी बगीचा है जिसका एक छोर नदी की तरफ निकलता है। वो कहती है कि क्योंकि आजकल उसकी महल में अच्छी खासी पहचान हो चुकी है, इसीलिए वो अराविस को उस रास्ते निकलवा सकती है और अगर वो दोनों पकड़े भी गए तो अराविस कहती है कि सत्यानाश हो जाएगा और लास कहती है नहीं नहीं, हम कह देंगे कि ये मेरा कोई मजाक था जिनके लिए मैं आजकल बड़ी मशहूर होती जा रही हूँ। अराविस कहती है कि तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, पर उसके यहाँ से निकलने की योजना का सत्यानाश तो पक्का हो ही जाएगा। इस पर लास कहती है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, पर क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? जिस पर अराविस कुछ नहीं कह पाती। अराविस कहती है कि वो लोग कब निकलेंगे, जिस पर लास कहती है कि आज रात का तो सवाल ही नहीं उठता, आज तो महल में एक दावत है जिसके लिए उसे अपने बाल बनवाने हैं। वो कहती है कि वो लोग इस योजना पर अगली रात को अमल करेंगे। अराविस उस दिन जल्दी सो जाती है और अगली दोपहर भी जल्दी ही बीत जाती है। लास की कांडों और कपड़ों से भरी गपशप सुन के अराविस अपने आप से कहती है कि शास्ता के साथ सफर करना इससे कई गुना बेहतर था। इसके बाद वो शाम होने पर ब्री और हुइन को बताती है कि लास के अस्तबल का लड़का उन्हें मकबरों तक ले जाएगा, वो भी सवारी वाले घोड़ों की तरह साफ सुथरा करके। जिसके बाद ब्री पूछता है कि अगर वहां शास्ता ना हुआ तो, जिस पर अराविस उन्हें उसका इंतजार करने को कहती है। उसके बाद वो कहती है कि हुइन को अपनी काठी के बस्ते में खाना और ब्री को अपने ऊपर पानी लाद कर ले जाना होगा। इसके बाद अराविस एक महंगी गुलाम की तरह तैयार हो जाती है और घूंघट ढक लेती है। उन दोनों की योजना ये थी कि अगर कोई भी पूछे तो लास यही कहेगी कि अराविस एक गुलाम है और किसी राजकुमारी के लिए तोहफा है। इसके बाद वो दोनों तिसौर्क के महल में पहुंच जाते हैं और कई खूबसूरत गलियारों से होते हुए कई टेढ़े मेढ़े आलीशान रास्तों से गुजर के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां से सिर्फ 2 रास्ते निकलते हैं, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। वैसे तो उन दोनों में से किसी को अंदाजा नहीं था कि उन्हें कहां जाना चाहिए, पर लास बड़े जोश के साथ बाईं ओर मुड़ जाती है और वहां से वो दोनों एक अंधेरे रास्ते से होते हुए कुछ सीढ़ियां उतरते हैं जहां उन्हें कुछ गुलाम उल्टे चलते हुए दिखते हैं और कोई गुलाम उल्टा तभी चलता है जब वो तिसौर्क के आगे चल रहा हो। वो दोनों तभी उन सीढ़ियों से वापस ऊपर चढ़कर एक कमरे में घुस जाते हैं। उन गलियारों की तरह उस कमरे में भी गुप अंधेरा था, जिसकी वजह से वो दोनों एक सोफे
सोफे पे गिर जाते हैं और फिर वो दोनों उस सोफे के पीछे छुप जाते हैं। लाश तो एकदम अच्छे से छुप गई थी, पर अराविस का सर अभी भी बाहर दिख रहा था। तभी अराविस को सबसे मनहूस आवाज सुनाई देती है और वो होती है उस कमरे के दरवाजे खुलने की। अराविस देखती है कि वो दोनों गुलाम जिन्हें उन्होंने उल्टा चलते देखा था वो उस कमरे में मोमबत्तियां लेके आते हैं और उनके पीछे पीछे 3 लोग आते हैं। एक तो खूबसूरत नौजवान आदमी, एक बूढ़ा कुबड़ा अहोष्टा तरकान और एक मोटा और बेइंतहा गहनों से लदा हुआ तिसौर्क। तिसौर्क उस कमरे में घुस के एक दीवान पे आराम से पसर जाता है। वो गहने से सजी पगड़ी पहना और हाथी दांत के मियान में अपने स्किमितार लिया नौजवान उसके समक्ष खड़ा रहता है और अहोष्टा अपने घुटनों पर बैठ के अपना चेहरा जमीन पर छूता है। चैप्टर 8 इन द हाउस ऑफ द तिसौर्क। वो नौजवान राजकुमार रबदाश था जो कि नार्नियंस के अपने जहाज पर सवार होकर फरार होने से कतई खुश नहीं था। रबदाश उसके सूजन के लिए प्यार के और सूजन की खूबसूरती के गुणगान गाने लगता है कि तभी अहोष्टा किसी कवि की किसी कविता का जिक्र करने लगता है, जिसे सुनकर रबदाश उसमें लाते लाते बजाने लगता है। रबदाश कहता है कि उसने इन कुछ दिनों में इतनी कविताएं सुन ली है कि अब वो और नहीं सुनेगा, जिस पर तिसौर्क उसे अहोष्टा की उम्र और ज्ञान का मान रखते हुए उसे और लाते ना मारने को कहता है। इसके बाद रबदाश तिसौर्क को कहता है कि उसे नार्निया पे हमला बोल देना चाहिए और उसे भी अपने साम्राज्य के हिस्सा बना लेना चाहिए। साथ ही में वो ये भी कहता है कि उसे सूजन के तीनों भाई बहनों को मार देना चाहिए और बस सूजन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसे तो रबदाश की रानी बनना है। ये सुन के तिसौर्क कहता है कि रबदाश ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता जिससे वो नार्निया के खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार हो जाए। इस पर रबदाश और तिसौर्क के बीच में एक छोटी सी तू मैं होती है, जिसके बाद रबदाश कहता है कि नार्निया तो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिसे आसानी से जीता जा सकता है, पर फिर वो अभी तक क्यों नहीं कब्जा लिया गया। इस पर अहोष्टा कहता है कि 100 सालों तक तो वो जगह बर्फ और कभी ना खत्म होने वाली सर्दी से ढकी पड़ी थी और एक ताकतवर जादूगरनी के राज में थी। इस पर रबदाश कहता है कि पर अब तो वो जादूगरनी मर चुकी है और नार्निया भी एक फायदेमंद जगह बन चुकी है, ऊपर से उसे कुछ फालतू लोग चला रहे हैं। इस पर तिसौर्क कहता है कि जादूगरनी का यूं मारा जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो फालतू के लोगों के पास पक्का किसी ताकतवर जादू का सहारा है और उस जगह के जादुई बोलने वाले जानवर और कई प्राणी भी उनके साथ मिले हुए हैं। तिसौर्क नार्निया को ना कब्जाने का अपना दुख जाहिर करता है, जिस पर अहोष्टा एक कविता का जिक्र करता है और तभी रबदाश के पैरों की उंगलियों को देख के चुप हो जाता है। इस पर रबदाश कहता है कि वो तिसौर्क को एक ऐसी योजना बता सकता है जिससे उन्हें ज्यादा जोखिम भी नहीं उठाना होगा और नार्निया उनकी मुट्ठी में भी हो जाएगा। तिसौर्क ये सुन के अपनी उत्सुकता जाहिर करता है और रबदाश बताता है कि वो 200 सैनिक लेके रेगिस्तान पार कर आर्चन लैंड जाएगा, जिससे कैलमन के संबंध अच्छे हैं और अनजान आर्चर लैंड वालों के अनवार्ड किले को कब्जा लेगा। जिसके बाद वो नार्निया पे धावा बोलेगा और जैसे कि उसे अपने नार्निया में बीते समय में पता चला था कि पीटर नार्निया की उत्तरी सीमा पे बड़े लोगों पे धावा बोलने जाने वाला था, और जब रबदाश आर्चन लैंड हथिया के केयर पैरावेल पहुंचेगा तो वहां उसका स्वागत खुले दरवाजों और एक खाली राजगद्दी से होगा। जिसके बाद वो स्प्लेंडर हेलीन का नार्निया पहुंचने का इंतजार करेगा और फिर सूजन को वहां से लेके वापस अनवार्ड पहुंच जाएगा। इस पर तिसौर्क कहता है कि अगर स्प्लेंडर हेलीन उसके वहां पहुंचने से पहले ही पहुंच गया हो तो, जिस पर रबदाश कहता है कि इन हवाओं में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसके बाद तिसौर्क कहता है कि अनवार्ड हत्या के सूजन को हथियाना तो ठीक, पर इससे नार्निया मेरी मुट्ठी में कैसे आएगा। रबदाश कहता है कि अनवार्ड के किले पे कब्जा मतलब नार्निया की चौखट पे कब्जा, और एक बार अगर अनवार्ड पे कब्जा हो जाए तो बस थोड़ी सी ही सेना बढ़ाकर नार्निया को हथियाया जा सकता है। इस पर तिसौर्क पूछता है कि इसमें जोखिम कैसे नहीं हुआ मेरे लिए, तो रबदाश बताता है कि अगर किसी कारण से उसकी योजना असफल हो जाती है तो तिसौर्क कह सकता है कि मैंने बिना उसकी इजाजत के ये सारी चीजें करी। इस पर तिसौर्क अहोष्टा से रबदाश की इस योजना पे उसकी राय मांगता है और अहोष्टा रबदाश को जैसा वो चाहता है वैसे करने देने के पक्ष में अपनी बात रखता है। इस पर तिसौर्क रबदाश से कहता है कि अगर उसकी ये योजना सफल हो जाती है तो वो उसका सबसे मनपसंद बेटा बन जाएगा, और अगर नहीं होती तो तुम तो जीवित वापस आओगे नहीं और तुम्हारे लिए ना तो यहाँ कोई आंसू बहाएगा और ना ही किसी नार्नियन का खून। इसके बाद तिसौर्क रबदाश को बहुत सावधानी से अपनी इस योजना पे अमल करने को कहता है और रबदाश उनकी इजाजत मांगता है और वहां से दफा हो जाता है। रबदाश के जाने के बाद तिसौर्क वजीर से पूछता है कि हमारी इस चर्चा के बारे में किसी को खबर नहीं होगी ना, जिस पर अहोष्टा कहता है कि मैंने पुराने महल के इस हिस्से में इस बैठक को रखवाने की विनती इसीलिए की थी क्योंकि ना तो आज से पहले यहाँ कोई बैठक बैठी है और महल के किसी भी सदस्य का यहाँ होने का कोई भी कारण नहीं है। इस पर तिसौर्क कहता है कि अगर उसे पता चला कि किसी को भी यहाँ हुई चर्चा के बारे में कानों कान खबर हुई तो वो ध्यान रखेगा कि वो व्यक्ति 1 घंटा पूरा होने से पहले ही दुनिया से प्रस्थान कर जाए। इसके बाद अहोष्टा तिसौर्क के अपने बेटे रबदाश के लिए प्यार के बारे में कई सारी तारीफें करता है और बताता है कि अहोष्टा को खुद को रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा ऐसी किसी भी चीज से इतना प्यार नहीं है। जिस पर तिसौर्क कहता है कि उसे भी इन चीजों से कतई प्यार नहीं है, उसे प्यार है सिर्फ अपनी राजगद्दी की ताकत से। इसके बाद तिसौर्क कहता है कि अगर रबदाश विजयी हो गया तो आर्चन लैंड उनकी मुट्ठी में होगा और हो सकता है आगे चल के नार्निया भी हो, पर अगर नहीं हुआ या मर गया
तो मेरे बाकी 18 बेटे उसकी कमी पूरी कर ही देंगे। फिर टिसॉर्क कहता है कि पहले भी 5 टिसॉर्क अपनी गद्दी नहीं संभाल पाए क्योंकि उनके बेटों को उनकी गद्दी पाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई थी। इसके बाद टिसॉर्क फरमाता है कि अपने बेटे के इस खतरनाक काम को करने जाने से उसका बाप वाला प्यार उसे एक जोर की नींद दे रहा है और वो अपने बाप वाले प्यार की वजह से सोना चाहता है। वो अहोष्टा को उसके कमरे में गाने बजाने वालों को भेजने को कहता है, जिसके बाद अहोष्टा उस कमरे से चला जाता है और अराविस जो कि तब से छुपी पड़ी थी और ज्यादा तनाव में आ जाती है क्योंकि अब उस कमरे में बस टिसॉर्क ही था। कुछ ही देर में टिसॉर्क कई आवाजें निकालने के बाद अपने बड़े से शरीर को समेट के उन 2 दासों को आगे बढ़ने का इशारा करता है और वहां से चला जाता है और अराविस और लासरलीन चैन की सांस लेते हैं। तो बस दैट वाज चैप्टर 6, 7, 8 ऑफ नार्निया बुक 3 द हॉर्स एंड हिज बॉय। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किताब बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं जो ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ इस दौरान उन किताबों को पढ़ रहा हूँ और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, जो कि मैं C.S. लुईस की राइटिंग को करता ही हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद इन किताबों को पढ़ें और मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप खरीदते हैं उन किताबों को इंग्लिश में या फिर हिंदी में, उससे आपको तो मजा आएगा ही। इन खूबसूरत किताबों को पढ़ने को मिलेगा क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ और हर बार कहना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ इन वीडियोस को ना देखें बल्कि इन किताबों को खुद पढ़ें और जो ओरिजिनल चीज है, जो ओरिजिनल राइटिंग है C.S. लुईस की, उसे एक्सपीरियंस करें, उसे एंजॉय करें क्योंकि ये बुक्स सच में बहुत सिंपल है पढ़ने के लिए, छोटी है लेंथ में और बहुत ज्यादा एंजॉयबल और मजेदार कहानी है इनके अंदर। और अगर आप मेरे दिए गए लिंक से खरीदते हैं उन्हें तो मुझे बड़ी मदद हो जाएगी, तो वो भी जरूर करना अगर आप सोचें इन किताबों को खरीदने के बारे में। और साथ ही में मैं जानना चाहूंगा कि आपका अभी तक का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। देखो भाई, इसके अंदर कई सारे बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स हैं इस बुक के अंदर, हॉर्स एंड हिज बॉय के अंदर। ब्री है, अराविस है, शास्ता है, कोरिन है, टिसॉर्क है और भी कई कैरेक्टर्स हैं। और मेरा जो कह सकते हैं मनपसंद कैरेक्टर है वो है ब्री, क्योंकि बस मुझे पसंद है। और आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं जरूर पढ़ूंगा उन कमेंट्स को, जरूर इंतजार करूंगा कि आप जो इतने भी लोग सुन रहे हैं इस कहानी को, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर इस किताब में से कौन है। क्या वो शास्ता है, क्या वो ब्री है, क्या वो हुइन है, क्या वो अराविस है, क्या वो कोरिन है, या फिर वो सूजन है, या फिर वो एडमंड है, या वो टिसॉर्क है, या वो अहोष्टा है, कौन है, या वो रबदाश है, या वो मिस्टर टमनस है, कौन है आपका फेवरेट कैरेक्टर ओवरऑल नार्निया से भी और ओवरऑल इस बुक से हॉर्स एंड हिज बॉय। या फिर आप मुझे ये भी बता सकते हैं अगर आपको कोई फेवरेट कैरेक्टर नहीं है कि आपका अभी तक का फेवरेट चैप्टर या फेवरेट मोमेंट कौन सा है पूरी कहानी से जो कि अभी तक मैंने आपको सुनाई है। उसके अलावा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि beingcinephile.com को जाकर जरूर विजिट करें, वहां पे बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स आते हैं और भी बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे। साथ ही में चेक करें हमारे इंग्लिश चैनल को जहां पे बढ़िया इंग्लिश वीडियोस मिलेंगी, जहां पे वीडियो एसेज मिलेंगे बढ़िया बढ़िया से, जिनको बनाने में बहुत मेहनत करता हूं। साथ ही में जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, फेसबुक और उन सारी जगहों पर जहां पर आप सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं। और जरूर 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 इस किताब को खुद पढ़ें क्योंकि मेरे हिसाब से ये ऑडियो समरी कुछ भी नहीं है असली किताब के सामने। कई चीजें हैं, कई इमोशंस हैं, कई चीजें हैं जो कि मैं इसमें से हटा देता हूं, निकाल देता हूं अपनी कन्वीनियंस के लिए और एक लेंथ मेंटेन करने के लिए, ताकि मुझे भी आसानी हो और एक अप्रोप्रिएट लेंथ की वीडियो बने। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर किताबें जरूर पढ़ो। मेरे लिंक से खरीदोगे मुझे जरूर फायदा होगा, लेकिन अगर किताब पढ़ोगे कहीं से भी खरीद के तो आपको ज्यादा होगा, तो इसलिए किताब को जरूर पढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाला है अगले हफ्ते एक नई वीडियो, उसके बाद आएगी चैप्टर 9, 10 और 11, फिर उसके बाद ऐसे आगे चलता रहेगा एक एक वीक छोड़ के। तो दैट्स इट, दैट वाज द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।